हेलो कैंडिडेट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम CDS 1 2022 के GS सेक्शन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर रहे हैं। वी स्टार्टेड विद ज्योग्राफी क्वेश्चंस और ज्योग्राफी क्वेश्चंस की हमने 3 वीडियोस यानी 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट बचा हुआ है जिसमें अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम भवानी सिंह, अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड फॉर बालना एकेडमी फॉर 4 years। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ पेड कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है पेड कोर्सेज ज्वाइन करने में तो 1 मई से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 month कोर्स भी है और 2 months कोर्स भी है। आपको जैसा ठीक लगे आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इस स्लाइड के थ्रू एक बार जाएं तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। इन केस और इंक्वायरीज करनी है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी गिवन है, आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो भाई लोग, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56, सेट सी का 56th क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कहता है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी बायो एनर्जी, ऑप्शन डी विंड एनर्जी। तो भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोलर एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो हम सन रेज या सन से आने वाली जो हीट है उससे प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो सन रेज होती हैं या सन से जो हीट हमारे पास पहुंचती है अर्थ पर, उस हीट को ट्रैप कर लिया जाता है फोटोवोल्टिक सेल्स में और फिर इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से इसे हम बोल देते हैं सोलर एनर्जी। तो सन से आने वाली रेज या सन से आने वाली हीट को जब हम फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो भैया उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। अब अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली हमारे अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि जियोथर्मल एनर्जी 2 तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। एक तो आप देखते हो कि अगर ये हमारा सरफेस है, ये कोई वॉल्केनिक माउंटेन है, ये वॉल्केनिक माउंटेन का माउथ है। ये माउथ जो है ये कनेक्टेड है एक वेंट के थ्रू मैग्मा चैम्बर से। ये वेंट है। अब यहां पर है मैग्मा यानी मोल्टन रॉक्स। ये मैग्मा इस वेंट के थ्रू अर्थ से बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में। और जब भाई लावा के फॉर्म में इरप्ट हो रहा है तो हीट भी रिलीज हो रही है। उसी हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो एक तो ये तरीका हो गया भाई। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, यानी गर्म पानी के स्रोत होते हैं। आपने देखा होगा कि गर्म पानी के झरने कहीं पे होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में तो जैसे पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो गर्म पानी के स्रोत हैं, ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, इनको भी जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। भाई हॉट वाटर स्प्रिंग्स में से हॉट वाटर निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है। गर्म पानी निकल रहा है मतलब साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। उस हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो भैया जियोथर्मल एनर्जी एक तो लावा के इरप्शन के दौरान जो हीट रिलीज हो रही है उससे बनाई जा सकती है, और दूसरा हॉट वाटर स्प्रिंग्स में से जो हॉट वाटर निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है, उसकी हीट से बनाई जा सकती है। फिर अगर मैं बात करूं बायो एनर्जी की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भैया बायो एनर्जी उस तरह की एनर्जी होती है जिसको डेराइव किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू ये बायो एनर्जी बनती है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, भाई खेती बाड़ी करते हैं, जो मेन क्रॉप है उसको तो हम यूज कर लेते हैं, पर जो बाकी जो वेस्ट बचता है उसका क्या करें?
तो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उससे बायो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। साथ ही साथ म्यूनिसिपल वेस्ट, भाई आप देखते हो कि जहां पे लोग रहते हैं वहां पर भी वेस्ट जो है वो निकलता है, उसे हम म्यूनिसिपल वेस्ट बोल देते हैं। कूड़ा कचरा जो भी गंदगी है उससे भी हम बायो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से भी तो कूड़ा कचरा निकलता है भाई लोग, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसी बायो एनर्जी को हम बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बायो एनर्जी को भी देख रहे हैं। अब अगर विंड एनर्जी की बात करें तो भाई विंड एनर्जी बेसिकली होता क्या है कि जो हवा चलती है, जो विंड चलती है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम विंड एनर्जी बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार खुले खुले इलाकों में विंड मिल्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इंडिया में तो राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है वहां पर खुला एरिया है, ठीक है, हवाएं भी तेज चलती हैं, तो वहां पर इस तरह की विंड मिल्स लगाई हुई होती हैं, इस तरह की विंड मिल्स लगी होती हैं इस तरह से। ये विंड मिल्स जब घूमती हैं तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, भाई विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो विंड मिल को घुमा रही है, और जब विंड मिल घूम रही है, टरबाइंस घूम रहे हैं, तो भाई वही काइनेटिक एनर्जी, विंड की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को तो हम बोल देते हैं फिर विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी हवा से, बायो एनर्जी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर से निकलने वाली हीट से, और सोलर एनर्जी सन से आने वाली हीट से। तो क्वेश्चन ये है भैया कि मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, सोलर एनर्जी के लिए जाना जाता है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है, बायो एनर्जी के लिए जाना जाता है, या फिर विंड एनर्जी के लिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है दो तरह से। अगर आपको फैक्ट मालूम है तब तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, पर इसको गेस वर्क के साथ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, आप सबको मालूम है कि सोलर एनर्जी जनरली उन इलाकों में प्रोड्यूस की जाती है जो इक्वेटर के आसपास हो, क्योंकि इक्वेटर के आसपास के इलाकों में आप सबको मालूम है कि सन की वर्टिकल रेज आती हैं, तो इक्वेटर के आसपास का एरिया सबसे ज्यादा गर्म है, यहां पे सबसे ज्यादा वर्टिकल रेज आ रही है, हीट आ रही है सन से। तो जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है जिसे हम ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर है भाई लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। और इंडिया का इतना इलाका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, यानी कि वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो भाई एक तरीके से ये मान के चलो आप, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये वाला जो इलाका है जहां पर गर्मी ज्यादा है, ठीक है, वहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल या सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहां पर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रॉपिकल रीजन से बाहर निकलोगे तो भैया सन से आने वाली जो हीट है, इंसुलेशन, वो तो कम होती जाएगी, तो उधर तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सोलर एनर्जी नहीं बनाई जाएगी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। और हिमाचल है हमारा नॉर्थ में यहाँ पे, तो भैया ये तो ट्रॉपिकल रीजन से बाहर निकल गया ना, तो फिर तो ऑब्वियस है कि हिमाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी तो नहीं होगी भाई, मणिकर्ण में सोलर एनर्जी तो नहीं होगी। अगर मैं बात करूं बायो एनर्जी की, तो बायो एनर्जी तो आप देखिए जहां पर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जहां पे म्युनिसिपल वेस्ट है, जहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वहां पर बायो एनर्जी बनेगी। एक बात बताओ, हिमाचल में क्या खेती बाड़ी बहुत जबरदस्त होती है? भाई खेती बाड़ी, फार्मिंग एक्टिविटीज प्लेन एरियाज में होती है। माउंटेनियस रीजन्स में, अब हिमाचल माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन्स में तो स्टेप एग्रीकल्चर होता है, वो भी काफी लिमिटेड है। प्लेन इलाके होती नहीं, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती नहीं, स्टेप एग्रीकल्चर होता है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट यहाँ पे कम है हिमाचल में। वहां पर हिमाचल में फिर आप देखोगे कि पॉपुलेशन भी कम है कंपैरेटिवली, तो म्युनिसिपल वेस्ट भी कम निकलता होगा। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, वहां इंडस्ट्रीज तो है नहीं बहुत ज्यादा, पहाड़ों में कहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कम होगा। तो आप ये गेस कर सकते हो कि यार हिमाचल में ना तो एग्रीकल्चरल वेस्ट है बहुत ज्यादा, ना ही म्युनिसिपल वेस्ट है, ना ही इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो बायो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी हिमाचल में? तो हिमाचल ना तो सोलर एनर्जी के लिए जाना जा रहा है, ना बायो एनर्जी के लिए जाना जा रहा है। विंड एनर्जी के लिए मैंने अभी आपको बताया कि खुला मैदान चाहिए,
खुला इलाका चाहिए जहां पे विंड मिल्स को लगाया जा सके, जहां पे तेज हवाएं चलती हों, तब तो भैया विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हिमाचल जो है पहाड़ी एरिया में खुला एरिया, प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो वहां पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो अब एक ऑप्शन बचा, वो है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी आपको पता ही है कि अर्थ के इंटीरियर से निकल के आ रही है, अर्थ के अंदर से निकल के आ रही है भाई। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर से जो हीट आ रही है उसकी वजह से बन रही है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स में आपको गर्म पानी के झरने दिख जाएंगे, गर्म पानी के स्रोते दिख जाएंगे, और उसकी हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। तो भैया मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई लोग अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट? फर्स्ट सप्लाइंग रिसोर्सेज, सेकंड सस्टेनिंग लाइफ, थर्ड प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। तो भाई लोग एनवायरमेंट के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको अपने कॉमन सेंस के थ्रू ही अटेम्प्ट कर लोगे। तो भाई एनवायरमेंट का पहला फंक्शन यहां पे दिया हुआ है सप्लाइंग रिसोर्सेज, तो ये तो सही है भाई, हमारा एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज सप्लाई करता है। भाई एनवायरमेंट हमें क्लीन लैंड देता है कि नहीं? रहने के लिए क्लीन लैंड मिला हुआ है भाई, साथ ही साथ क्लीन वाटर मिल रहा है हमें पीने के लिए या अपने डोमेस्टिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, साथ ही साथ हमें क्लीन एयर मिल रही है सांस लेने के लिए। तो भैया एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आपके पास लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ये सब क्या है? ये एनवायरमेंट के रिसोर्सेज हैं। अलग अलग स्पीशीज हैं हमारे यहाँ एनवायरमेंट में, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, तो सब ये क्या है? रिसोर्सेज है। तो भैया पहला तो ठीक है, यानी जो ये फर्स्ट फंक्शन है ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड की अगर बात करें सस्टेनिंग लाइफ, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, जीवन को बनाए रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए एनवायरमेंट जरूरी है। एनवायरमेंट का काम ही यही है कि उसने लाइफ को बनाए रखा हुआ है, लाइफ को जिंदा रखा हुआ है। तो सस्टेनिंग लाइफ भी हमारा एनवायरमेंट का फंक्शन है, ये दोनों ठीक है। तीसरा है प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। भाई एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब है कि एनवायरमेंट हमें सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है। भाई आप कहीं घूमने जाते हो तो आप देखते हो कि नेचर जो है, चाहे वहाँ पे पहाड़ हो यानी माउंटेन्स हो, चाहे वहाँ पे रिवर्स हो, वहाँ पे डेजर्ट हो, चाहे वहाँ पर फिर लेक्स हो, ओशंस हो, बीचेस हो, वो सब क्या है? वो एस्थेटिक सर्विसेज में काउंट होती हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट हमें एस्थेटिक सर्विसेज यानी सीनिक ब्यूटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी एनवायरनमेंट का फंक्शन है। तो फर्स्ट भी फंक्शन है, सेकंड भी फंक्शन है, थर्ड भी फंक्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, 1, 2 and 3। ये तीनों ही एनवायरनमेंट के फंक्शंस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने है भाई लोग क्वेश्चन नंबर 111। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो भाई लोग लिस्ट 1 में तो आप जैसे देख सकते हैं कि रेलवे जोन्स दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। तो हमें इनको मैच करना है। बड़ा सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। जनरली हम लोग CDS NDA की जब तैयारी करते हैं, एफकेट की तैयारी करते हैं, तो ये पढ़ के जाते हैं, इतना बेसिक टॉपिक है। तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर भी हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो भाई लोग आप सबको पता है कि इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा रेल नेटवर्क है, और वर्ल्ड में हम रेल नेटवर्क के मामले में 4th रैंक होल्ड करते हैं। हमारा 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है वर्ल्ड में, आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया। अब इतने बड़े रेल नेटवर्क को किसी एक जगह से तो ऑपरेट किया नहीं जा सकता। तो भाई लोग पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क को वी हैव डिवाइडेड इनटू 18 रेलवे जोन्स। 18 रेलवे जोन्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया,
और हर रेलवे जोन का एक हेडक्वार्टर है और हर रेलवे जोन का एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं जनरल मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेलवे जोन। अब बात यह है कि ये जो 18 रेलवे जोन्स हैं उन्हीं में से 4 आपसे यहां पूछ लिए हैं उनके हेडक्वार्टर्स के साथ, अब उनको मैच करना है। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं और उसके बाद इसको किस तरह से याद करना है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे जो 18 रेलवे जोन्स हैं उनमें से मैक्सिमम डायरेक्शंस पर बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए ये हमारे पास हमारे 4 मेन डायरेक्शंस हैं, 4 मेन डायरेक्शंस हैं। आप सबको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। उसके बाद आप सबको मालूम है कि मेन डायरेक्शंस के बाद होते हैं सब डायरेक्शंस। ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया, भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये हमारे डायरेक्शंस हो गए। उसके बाद एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर वाला, यहां पे इसको सी लिख देते हैं, सेंटर। अब देखिए 4 मेन डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस और एक सेंटर पॉइंट, तो टोटल हमारे पास 9 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो ये हमने मेन डायरेक्शंस देखे हैं इनके भी सेंटर पॉइंट्स को पिक कर लीजिए। ये एक पॉइंट पिक कर लिया हमने, इसको बोल देंगे नॉर्थ सेंटर। ये एक पॉइंट पिक कर लिया हमने, इसको हमने बोल दिया वेस्ट सेंटर। ये है हमारे पास साउथ सेंटर और ये हो गया हमारे पास ईस्ट सेंटर। अब भाई लोग मैं आपको बता दूं, हमने यहां पर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस, एक सेंटर पॉइंट और 4 इन मेन डायरेक्शंस के सेंटर पॉइंट्स को पिक किया है। तो टोटल हमारे पास हो गए 13 पॉइंट्स। अब इन 13 पॉइंट्स में मैं अगर रेलवे लगा दूं, आर ऐड कर दूं, नदर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, तो ये तो अपने मेन डायरेक्शंस वाले हो गए। तो भाई नदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ये हमारे 4 रेलवे जोन्स हो गए। फिर सब डायरेक्शंस पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ये दूसरे 4 रेलवे जोन्स हो गए, टोटल 8। ये एक सेंटर वाला था तो सेंट्रल रेलवे, सीआर लिख दिया हमने इसको। फिर हमने मेन डायरेक्शंस के सेंटर पॉइंट्स को पिक किया, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो भाई हमारे यहां 13 रेलवे जोन्स तो यही हो गए। अब 13 के अलावा बचे कितने? 5, क्योंकि टोटल 18 है। 13 हमने देख लिए, यहां पर डायरेक्शन पर बेस्ड है टोटली। जो एक्स्ट्रा 5 हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो है यहां पर, अभी तक हम लोगों ने मेन डायरेक्शंस के सेंटर पॉइंट्स को पिक किया था। अब एक पॉइंट आपको एक्सेप्शन के तौर पे पिक करना है, साउथ ईस्ट सेंटर के तौर पर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये एक्सेप्शन है भाई। बाकी किसी सब डायरेक्शन के सेंटर पॉइंट को पिक नहीं करना, सिर्फ साउथ ईस्ट वाले के सेंटर पॉइंट को पिक करना, और उसका हो गया नाम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये एक जोन हो गया, तो टोटल 13 + 1 14 हो गए। अब 4 रह गए, उनको हम थोड़ा अलग से देख लेते हैं भाई। 4 जो अलग हैं वो देखो, एक तो है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वहां के लिए एक रेलवे जोन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। दूसरा है हमारे पास कोलकाता मेट्रो रेलवे। आप सबको पता है देश में सबसे पहले मेट्रो जो है वो हमारी कोलकाता में चली थी, तो इसको भी हम लोगों ने एक रेलवे जोन का दर्जा दिया हुआ है। कोलकाता मेट्रो रेल नेटवर्क को हमने एक रेलवे जोन का स्टेटस दिया हुआ है, और ये स्टेटस दिया था हमने 2011 में, 2011 में। ये हमारा 17th रेलवे जोन बना था कोलकाता मेट्रो रेलवे। उससे पहले 16 थे, ये 17th हुआ। इसके बाद हमारे पास एक रेलवे जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो जब ईस्ट कोस्ट रेलवे लिखोगे ना भाई लोग, तो ओ को स्मॉल लेटर के तौर पे लिखना है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। और फिर है हमारे पास साउथ कोस्ट रेलवे। जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे वैसे ही साउथ कोस्ट रेलवे।
अब ये जो साउथ कोस्ट रेलवे है भाई लोग, ये है हमारा रिसेंटली एडेड रेलवे जोन। 2019 में ही इसको ऐड किया है, मार्च के मंथ में। यह है हमारा 18th रेलवे जोन। इससे पहले 17 हुआ करते थे, और 17th कौन सा था? कोलकाता मेट्रो, 2011 में ऐड किया गया था। तो ये तो हमने देख लिया हमारे सारे के सारे रेलवे जोन्स। तो टोटल हो गए भाई 14, तो हमने यहीं देख लिए, 14 ये और 4 ये, तो टोटल हो गए हमारे पास 18। अब हम इसी डायग्राम से इन हेडक्वार्टर्स को भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या है, जब भी आप रेलवे जोन्स पढ़े तो इस डायग्राम के थ्रू पढ़े। अब ये पूरा डायरेक्शन पर हमने जो डायग्राम बनाया है, डायरेक्शंस पर जो डायग्राम बनाया है, इसको आप ऐसे के ऐसे ही एज इट इज, इसको आप इंडियन मैप पर इंप्लीमेंट कर दो। इंडिया का मैप सबके दिमाग में होगा, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। तो देखो भाई, यहां पे जो ये नदन रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर है, अब भाई नदन रेलवे यानी कि हमारा दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये पूरा नदन रेलवे के अंडर मान लीजिए इसको। तो नदन रेलवे में सबसे फेमस सिटी है भाई लोग दिल्ली, सबसे फेमस जगह है दिल्ली। तो दिल्ली में है नदन रेलवे का हेडक्वार्टर। वेस्टर्न रेलवे का कहाँ होगा? वेस्टर्न रेलवे, अब देखो, वेस्टर्न रेलवे इंडिया के मैप पर वेस्ट की तरफ, तो ये अपना पूरा का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला एरिया, थोड़ा राजस्थान वाला एरिया, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाला जो एरिया पूरा ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई। भाई सबसे फेमस सिटी तो यही है, नदन रेलवे का दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई। मुंबई में भी कहां पर? चर्च गेट, मुंबई में चर्च गेट। तो भाई वेस्टर्न रेलवे का हो गया मुंबई चर्च गेट। सदर्न रेलवे, अब सदर्न रेलवे जैसे ही आप साउथ इंडिया की तरफ आते हो तो आपको यहाँ पे देखो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सब सारे स्टेट्स आपको नजर आते हैं। तो इस पूरे इलाके में, साउथ वाले इलाके में सबसे फेमस सिटी कौन सी है भाई? चेन्नई। तो चेन्नई है हमारे सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। और जब मैं ईस्टर्न रेलवे की बात करता हूं तो इंडिया के मैप पे आप देखो पूरा का पूरा ये जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ऊपर सिक्किम, ये सब हमारा ईस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट को शामिल नहीं करेंगे ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रेलवे जोन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो भी आपको बताया था। तो ईस्टर्न रेलवे में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम वाला पार्ट। तो यहां पर जो सबसे फेमस सिटी है वो है कोलकाता। तो भाई लोग, नदर्न रेलवे दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये हमारे यहां पर हो गए 4 रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स। अब हम सब डायरेक्शंस पे आते हैं भाई लोग, तो ध्यान से देखो। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, अब आप इमेजिन करो दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो ये वाला एरिया है, यहां पे कोई फेमस सिटी है। तो भाई लोग, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए जो हेडक्वार्टर है वो है गोरखपुर में। गोरखपुर, मैं यहां पे शॉर्ट में इस तरह से लिख देता हूं, गोरखपुर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, अब देखो आप, दिल्ली और मुंबई के बीच में एक फेमस सिटी देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। तो भाई नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए हमारे पास हेडक्वार्टर है जयपुर में। फिर अगर हम बात करें अपने साउथ वेस्ट रेलवे के लिए, तो साउथ वेस्ट रेलवे, अब आप सोचो, इधर तो मुंबई है, इधर मुंबई, इधर चेन्नई, इसके बीच में जो ये एरिया है, तो कर्नाटक में, गोवा के थोड़ा नजदीक कर्नाटक में एक जगह है हुबली, वो हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हो गया, हुबली। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट के लिए जयपुर, फिर साउथ वेस्ट के लिए हुबली, और अब साउथ ईस्ट के लिए हमारे पास है, देखिए साउथ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो एक्सेप्शन है। कोई फेमस सिटी वैसे तो आपको दिमाग में आ जाएगी साउथ ईस्ट में, विशाखापट्टनम वगैरह, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, भुवनेश्वर आप सोच सकते हो, पर एक्सेप्शन ये है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता ही है। ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता। तो ये हमारे 4 मेन डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस के हेडक्वार्टर्स हो गए। अब एक सेंटर पॉइंट की बात करें,
सेंटर पॉइंट जो है हमारा यानी सेंट्रल रेलवे, इसका अब आपके दिमाग में आएगा कि सेंट्रल रेलवे का तो भाई महाराष्ट्र या एमपी में कहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के सेंटर में तो वही है। ये भी एक्सेप्शन है। जैसे भाई लोग साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता में है, वैसे ही सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है। और मुंबई में तो वेस्टर्न रेलवे का भी था चर्च गेट में। तो ये चर्च गेट में नहीं है सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे का मुंबई में थोड़ी दूसरी जगह है। आप लोगों ने वो रावण मूवी में वो बिल्डिंग देखी होगी, और या फिर जो आपने वो एक रेलवे स्टेशन है मुंबई में बड़ा फेमस, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT। तो वो जो बिल्डिंग है वो है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। तो सेंट्रल रेलवे भी मुंबई में CSMT, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में चर्च गेट। तो हमारे 9 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स हो गए। फिर अब हम बात करते हैं जो हमने मेन डायरेक्शंस के सेंटर पॉइंट्स पिक किए हैं। मेन डायरेक्शंस के जो सेंटर पॉइंट्स पिक किए हैं उनकी बात करते हैं। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी दिल्ली, और सेंटर क्या है देश का एक्चुअल में, एमपी वाला इलाका। तो दिल्ली और एमपी के बीच में जितना भी एरिया है वहां पे हम देखते हैं तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ये है हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर आप मैप पर लोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और साउथ सेंट्रल रेलवे देखोगे तो सिकंदराबाद, भाई हैदराबाद की ट्विन सिटी है तेलंगाना में, सिकंदराबाद। और ईस्टर्न रेलवे हो जाएगा भाई लोग पटना के थोड़ा सा नॉर्थ में एक जगह है हाजीपुर, बिहार में, हाजीपुर। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप? देखो, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। तो बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद, तो नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। फिर वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, यहां पे भी पुर, यहां पे भी पुर, तो ऐसे याद रख लो। फिर उसके बाद हमारे पास अब देखो एक ये एक्सेप्शन था भाई, हमने किसी भी सब डायरेक्शन के सेंटर पॉइंट को नहीं लिया, पर हमने साउथ ईस्ट के सेंटर पॉइंट को लिया। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका है भाई लोग छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, एक बिलासपुर हिमाचल में भी है, ये छत्तीसगढ़ वाला है। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर। तो ये तो हमारे जो डायरेक्शंस पर बेस्ड सारे के सारे 14 रेलवे जोन्स थे उनका हो गया हेडक्वार्टर्स। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करें तो भाई लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है मालेगांव, गुवाहाटी, असम में है मालेगांव। तो वहां मालेगांव गुवाहाटी में, ठीक है, एग्जैक्ट जगह है मालेगांव, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां का जो रेल नेटवर्क है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, उसका हेडक्वार्टर है मालेगांव, गुवाहाटी में, असम में। कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर तो बताने की भी जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कोलकाता में ही होगा। तो भाई लोग कोलकाता में 3 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इनके ऑफिस बने हुए, हेडक्वार्टर्स बने हुए। तो ईस्टर्न रेलवे, इसका भी कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका भी कोलकाता, और कोलकाता मेट्रो रेलवे, इसका भी कोलकाता। उसके बाद जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, आप सबको पता है अगर ये इंडिया है, भाई देखो ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है इस तरह से, तो ये ईस्ट कोस्ट है इस तरफ, इधर वेस्ट कोस्ट है। तो भाई ईस्ट कोस्ट में ओडिशा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया। तो ओडिशा का जो कोस्ट है, यहां पर एक फेमस सिटी है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है भाई, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर है ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर। और साउथ कोस्ट रेलवे, इस इलाके को बोला गया आंध्र प्रदेश वाले को, तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है यहां पे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो इस तरह से ये पूरा हौश पौश तो हो गया, पर आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू इजीली याद कर सकते हो। अदरवाइज 18 रेलवे जोन्स हैं, 18 रेलवे जोन्स हैं, लिस्ट के थ्रू जाओगे दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी भाई लोग। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न कहां पर है भाई अपना, ये देखिए। तो भाई लोग ये है अपना साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहां पे देखिए ध्यान से, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसका मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेप्शन है
कहां पर है इसका भी? कोलकाता में। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ आप कोलकाता को मैच कर दोगे, सेकंड को मैच कर दोगे। उसके बाद साउथ सेंट्रल, मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद तेलंगाना में, तो ये साउथ सेंट्रल हो गया अपना सिकंदराबाद। उसके बाद साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न तो ये है अपना, तो साउथ वेस्टर्न का मैंने बताया था कर्नाटक में है, गोवा के पास है थोड़ा, हुबली। ये देखिए यहां पे हम लोगों ने लिखा भी था हुबली, ये हुबली लिखा हुआ है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल, भाई अभी हमने बोला था कि सब डायरेक्शंस के किसी भी सेंटर पॉइंट को हमने पिक नहीं किया है एक्सेप्ट साउथ ईस्ट के, तो साउथ ईस्ट का सेंटर पॉइंट लिया था साउथ ईस्ट सेंटर पॉइंट, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और उसका है बिलासपुर, तो इसको बिलासपुर के साथ मैच कर दो। तो भाई लोग अब देखो ध्यान से, ए के साथ हमने 2 को मैच किया, तो ए के साथ 2 सिर्फ 2 ही जगह मैच हो रहा है, एक तो ऑप्शन ए में और दूसरा ऑप्शन बी में। तो ए के साथ 2 यहां पर भी, ए के साथ 2 यहां पर भी, चलिए आगे हो जाएगा क्लियर। साउथ सेंट्रल के साथ यानी बी के साथ ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, तो बी के साथ इन दोनों में से मैच कर रहा है यहां पर, तो अब आंसर तो पता चल ही गया है। सी के साथ हमने 4 को मैच किया, तो सी के साथ 4 तो यहां पर है, और डी के साथ हमने मैच किया है 3 को, तो डी के साथ 3 है, तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो भाई इस तरह से ये हमारा रेलवे जोन्स का क्वेश्चन जो है, रेलवे जोन्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, और बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, और कई 100 बार आपसे पूछा जा चुका है ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, ऑप्शन बी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ऑप्शन डी कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो भाई लोग इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में आप सभी को मालूम है कि अरेबियन सी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ पे इसे बोलते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए भाई लोग, यहाँ बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड तो अपने पास यहाँ पर है, फिर एक इसके नीचे है, फिर ये एक है, और उसके बाद ये एक आइलैंड है, फिर एक आइलैंड ये है, और एक आइलैंड फिर यहाँ पर। तो भाई लोग ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर के 4 आइलैंड्स हैं, जो नदर्न बे ऑफ बंगाल में आप ये आइलैंड्स देख रहे हो 4, इन्हें तो हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और जो नीचे के 2 आइलैंड्स आप देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। तो वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 572 आइलैंड्स हैं, अब उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। तो ऊपर के 4 आइलैंड्स अंडमान और नीचे के 2 निकोबार्स, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, फिर नॉर्थ के नीचे यहाँ पे ये वाला नॉर्थ के साउथ में, भाई नॉर्थ अंडमान के साउथ में, तो इसका नाम रख दिया हमने साउथ अंडमान, और फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है, क्योंकि ये बीच में है तो मिडिल अंडमान, ये अंडमान में सबसे छोटा है तो इसका नाम है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ साउथ इन दोनों के बीच में, एक बीच में जो आइलैंड है उसका हमने नाम रख दिया मिडिल अंडमान, और जो सबसे छोटा है अंडमान आइलैंड्स में उसका नाम है लिटिल अंडमान। फिर ये जो है निकोबार्स में, ये है कार निकोबार, और ये वाला है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की इंपॉर्टेंस आपको मालूम है, यहीं पर है हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो देखिए अब 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 10 डिग्री चैनल की लोकेशन है ये बे ऑफ बंगाल में, जो ये आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है इस तरह से, इसे हम बोल देते हैं 10 डिग्री चैनल। इसे 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होता है। लैटिट्यूड्स आप सबको मालूम है, इक्वेटर के पैरेलल, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल दोनों ही हेमिस्फीयर्स में कुछ सर्कुलर लाइंस हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं।
तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो 10 डिग्री वाला लैटिट्यूड है वो यहां से पास होता है, इसी वजह से इसका नाम रख दिया 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है रास्ता, पैसेज। तो ऐसा रास्ता जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नजदीक से होकर गुजरता हो, इसे 10 डिग्री चैनल बोल दिया। अब ये 10 डिग्री चैनल की लोकेशन पूछी जा रही है आपसे क्वेश्चन में, तो भैया 10 डिग्री चैनल की लोकेशन आप खुद बताओ। इसके नॉर्थ में तो लिटिल अंडमान है और साउथ में कार निकोबार है। तो देखिए ऑप्शन सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ही तो है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो ये है 10 डिग्री चैनल जो हमारे अंडमान आइलैंड्स को हमारे निकोबार आइलैंड से सेपरेट कर देता है। तो ब्रॉडली तो आप देख रहे हो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर देता है, ब्रॉडली तो हम ये कह सकते हैं। पर जब आपसे स्पेसिफिक होके पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन से दो आइलैंड्स के बीच में है, तो भैया लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। और कुछ चैनल्स हैं वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे आपने सुना होगा 8 डिग्री चैनल। तो भाई 8 डिग्री लैटिट्यूड यहां से ऐसे पास होता है। सपोज करो यहां पे अपना 0 डिग्री पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लैटिट्यूड्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ये है अपना 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 8 डिग्री चैनल यहां पर है। किस किस के बीच में है ये, मैं आपको बता दूं। किस किस के बीच में है ये, तो मैं आपको बता दूं, यहां इंडियन ओशन में नीचे की तरफ है मालदीव्स, हमारी नेबर कंट्री है इंडियन ओशन में, आइलैंड कंट्री एक। हिंदी में मालदीव बोलते हैं, इंग्लिश में मालदीव्स बोलते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है आज के टाइम में गजब का। तो भाई लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और मालदीव्स के बीच में है ये अपना 8 डिग्री चैनल। अगर मैं स्पेसिफिक होके बात करूं तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक आइलैंड है यहां पर, हमारा आइलैंड है ये मिनिकॉय। मिनिकॉय, तो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में है 10 डिग्री चैनल। और वैसे ही एक 9 डिग्री चैनल है भाई। 10 डिग्री चैनल है यहां पर, 8 डिग्री चैनल है यहां पर, तो भैया 8 और 10 के बीच में ही तो होगा 9। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, यानी मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, पर मिनिकॉय जो थोड़ा सा हटके है, तो ये बेसिकली रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और मिनिकॉय के बीच में है। तो मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, या ब्रॉडली कहो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। और एक और है भाई लोग, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक वाटर बॉडी है, इसे हम बोलते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, तो ये भी एक रास्ता है। डंकन पैसेज इज फाउंड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, तो ये डंकन पैसेज हो गया। तो डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब हमने यहां पर देख लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 113, यानी क्वेश्चन नंबर 113। और क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत आप हिंट्स वगैरह के थ्रू थोड़ा सा गेस करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको पूरी तरह से ये नहीं आता है तो देखिए, लिस्ट 1 में इंडिया के कुछ वाटरफॉल्स के नाम दिए गए हैं। लिस्ट 2 में भाई लोग उन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जिन स्टेट्स में ये वाटरफॉल्स हैं, तो इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई लोग ये बी के साथ, जहां लिखा है दूध सागर। तो दूध सागर वाटरफॉल का नाम सबने सुना होता है जनरली, अगर आपने सीडीएस की तैयारी जरा सी भी सीरियसनेस के साथ की है तो आपने दूध सागर का नाम सुना होगा। और दूध सागर आप सबको पता है कि ये है गोवा में। तो भाई बी के साथ अगर 4 मैच कर रहा है, जिसके बारे में हम श्योर हैं, तो बी के साथ 4 तो सिर्फ ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। पर सिर्फ इतने से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता, हमें थोड़ा और नजदीक जाना होगा हमारे आंसर के। तो आप यहां पे देखो, बरकाना, डुडुमा और किलियूर, इन तीनों में से ये जो किलियूर है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा साउथ इंडियन नेम है। और साउथ इंडिया में जो सबसे फेमस स्टेट हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है अपना तमिलनाडु।
तो आप एक रिस्क लेके किलियोर को मैच कर सकते हो तमिलनाडु के साथ, ठीक है, किलियोर को मैच कर सकते हो तमिलनाडु के साथ। तो भाई अगर डी के साथ 1 मैच कर रहे हैं तो डी के साथ 1 तो सिर्फ 2 ही जगह मैच कर रहा है, एक तो ऑप्शन ए में जिसको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि ए और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते हमारे ऑप्शंस। तो अगर डी के साथ 1 ए में मैच कर रहा है तो ये तो गलत है भाई। डी के साथ 1 ऑप्शन बी में भी मैच कर रहा है, हाँ यहां थोड़ा हम नजदीक पहुंच गए। तो भाई बी के साथ 4, डी के साथ हमने रिस्क लिया और तमिलनाडु के साथ मैच कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो किलियोर हमने तमिलनाडु के साथ मैच किया है वो बिल्कुल ठीक है। बरकाना जो है वो कर्नाटका में है और डुडुमा जो है वो ओडिशा में है। तो भाई ए के साथ 3, बी के साथ 4, फिर सी के साथ 2 और डी के साथ 1, ये हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 113 खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 114, और क्वेश्चन कहता है भाई लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द एल निनो इफेक्ट। एल निनो इफेक्ट, ऑप्शन ए डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ऑप्शन बी फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन, ऑप्शन सी irregularities in the evaporation of sea water, ऑप्शन डी रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। तो भैया क्वेश्चन आया है एल निनो से, और एल निनो ये कोर ज्योग्राफी का, जनरल ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी है और पूरी तरह से आपकी एल निनो की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एल निनो को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एल निनो क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं, एल निनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, या आप कहो कि एक क्लाइमेटिक फेनोमेनन है जो 2 से लेके 7 साल के अंदर, 2 से 7 इयर्स के बीच में एक बार ये होता है। ये होता है पैसिफिक ओशन में। एक अनयूजुअल सा क्लाइमेटिक पैटर्न है, क्लाइमेटिक फेनोमेनन है जो 2 से 7 साल में, 2 से 7 इयर्स के बीच में एक बार होता है, और ये पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो एल निनो जो वर्ड है, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड, यानी कि एकदम जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि धन्य बच्चा है, कोई एकदम भाग्यवान बच्चा है, ब्लेस्ड चाइल्ड है। साथ ही साथ इसको कई बार क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, यानी जीसस का बच्चा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भाई लोग क्योंकि ये दिसंबर के मंथ में जब क्रिसमस का टाइम होता है उस वक्त के आसपास ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। तो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, क्लाइमेटिक फेनोमेनन है जो क्रिसमस के आसपास 2 से 7 साल के अंदर एक बार आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी बोल देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनयूजुअल क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल कंडीशंस के दौरान तो ये नहीं हो रहा है, 2 से 7 साल में एक बार ये हो रहा है, पर इसका इम्पैक्ट काफी खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता दूं ये एल निनो कहां पर किस तरह से होता है। भाई लोग, एल निनो को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम 2 चीजों को अच्छे से समझ लें। एक तो ये कि विंड्स जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। विंड्स जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, यानी हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर वाला एरिया वो होता है जहां पर टेम्परेचर होता है कम, जहां पर ठंड ज्यादा हो। भाई जहां पर ठंडा इलाका है, टेम्परेचर कम है, वहां पर हवाएं जो हैं वो नीचे सेटल होती हैं, और जब हवाएं नीचे सेटल होती हैं तो नीचे सेटल होते वक्त एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो प्रेशर लगा रही हैं वो, यानी प्रेशर लगा रही है, यानी प्रेशर कैसा है, हाई।
और जहां पर टेम्परेचर होता है ज्यादा, गर्मी ज्यादा होती है, तो आसपास की हवाएं जो है वो गर्म होकर राइज करती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। और जब ऊपर उठ जाती हैं तो नीचे से प्रेशर हट जाता है, क्योंकि जब तक हवाएं थीं तब तक तो प्रेशर लग रहा था। जैसी हवा राइज कर गई, गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो प्रेशर हट गया। हट गया मतलब लो प्रेशर। और जहां से प्रेशर हटा है वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब हाई प्रेशर वाले इलाके से उस लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ जहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवाएं चलती हैं। तो हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ ही हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि लो प्रेशर वाले इलाके में वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। और नेचर का ये लॉ है कि कहीं पर भी कोई रीजन बिना हवा के नहीं रहेगा। तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, इसलिए विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमारे यहां जो मॉनसून आता है वो आता है जून के महीने में, और सितंबर तक ये इंडिया में रहता है, और सितंबर के बाद ये धीरे धीरे लौटने लगता है। और नवंबर दिसंबर तक तो भाई लोग इंडियन मॉनसून हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वापस लौट जाता है। तो जून में आता है और जुलाई अगस्त सितंबर तक अच्छी खासी जो रेनफॉल है हमें प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये सितंबर के बाद इंडिया से वापस लौटने लगता है। तो भाई ये हमने देखा कि मॉनसून जो है जून के महीने में आता है। ऐसा क्यों है कि मॉनसून जून के महीने में ही आ रहा है? आप सबको ये पता होना चाहिए कि सन की जो वर्टिकल रेज है, सन की जो वर्टिकल रेज है वो जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की वर्टिकल रेज पड़ती है। तो जहां पर सन की वर्टिकल रेज पड़ेंगी वहां पर जबरदस्त गर्मी होगी। जबरदस्त गर्मी होगी इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो उन उन इलाकों में, उन उन कंट्रीज में जबरदस्त गर्मी है। इंडिया भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाए कर रहा है एक तरीके से, है ना भाई। इंडिया के तो बीचों बीच से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां पर तो जून के महीने में आप सभी जानते हैं, हम लोग रियलाइज भी करते हैं, फील भी करते हैं कि अभी देखो जून का महीना आने वाला है। आपको पता चलेगा जून में कितनी जबरदस्त गर्मी होती है, क्योंकि सन की वर्टिकल रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है जून के महीने में। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ज्यादा गर्मी होगी तो लो प्रेशर वाला एरिया बनेगा, यानी कि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने के लिए ये मेडागास्कर है, यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया होता है। कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो हवाएं उस लो प्रेशर वाले एरिया में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए ऐसे चलती हैं, इस डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, और जब ये मेडागास्कर से इंडिया की तरफ चलती हैं तो ये अपने साथ में, क्योंकि अब ओशन के ऊपर से जा रही है, तो ये अपने साथ में मॉइस्चर भी साथ में ले जाती हैं। तो अपने ये साथ में मॉइस्चर भी ले जाती हैं, नमी भी ले जाती हैं, और वही नमी बारिश के फॉर्म में, मॉनसून के फॉर्म में हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने में रिसीव होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंडियन मॉनसून किस तरह से आता है। इंडियन मॉनसून के पीछे रीजन ये है कि जून के महीने में हमारे यहाँ सन की वर्टिकल रेज होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और उसी वैक्यूम को फिल करने के लिए मेडागास्कर की तरफ से विंड्स चलती हैं। और ये विंड्स क्योंकि ओशन के ऊपर से बहकर आ रही हैं तो ये साथ में मॉइस्चर भी लेके आती हैं। वही मॉइस्चर इंडिया पहुंच के रेनफॉल के फॉर्म में हमें मिलता है। इसी वजह से मॉनसून के टाइम में जून जुलाई अगस्त के टाइम पे हमारे यहाँ बारिश होती है। तो ये दो चीजें हमें समझनी थी एल नीनो को समझने से पहले। अब मैं आपको एल नीनो को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये है हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है। तो अब एल नीनो को समझने से पहले हम पैसिफिक ओशन में जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो नॉर्मल चीजें हो रही हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, तब आपको एल नीनो अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि ये अपना पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में आप देखिए, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ यहाँ पे एक कंट्री है पेरू, और यहाँ पर एक कंट्री अपनी इक्वाडोर। तो
पूरा का पूरा जो ये इक्वेटोरियल रीजन है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर सन की वर्टिकल रेज आती हैं और साल भर आती हैं, जिसकी वजह से पूरा इक्वेटोरियल जोन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है साल भर। अब वो चाहे लैंड वाला पार्ट हो, चाहे सी वाला पार्ट हो, ओशन वाला पार्ट हो, दोनों के दोनों ही अच्छे खासे गर्म रहते हैं। अब होता क्या है, आप सबको मालूम होगा कि ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे चलती हैं। भाई पानी तो यानी सी सरफेस तो गर्म है ही, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी चल रही हैं इक्वेटर के पास। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करती हैं, पेरू और इक्वेडोर के आसपास का जो गर्म पानी है उसको डिस्प्लेस कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। उस गर्म पानी की लेयर को ये शिफ्ट कर देती हैं बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और जैसे ही गर्म पानी की जो लेयर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होती है, तो नीचे से जो ठंडे पानी की लेयर है वो अपवेलिंग जोन बनाते हुए ऊपर शिफ्ट हो जाती है। यानी जो ऊपर का गर्म पानी है वो तो शिफ्ट हो गया ट्रेड विंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जो नीचे का ठंडा पानी है वो अब ऊपर की तरफ आ जाता है अपवेलिंग जोन क्रिएट करते हुए। तो अब जब नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर शिफ्ट होगा तो वो अपने साथ में कुछ फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लेके ऊपर शिफ्ट होता है। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ये प्लैंक्टन्स वगैरह, जो बेसिकली एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए ये प्लैंक्टन्स वगैरह ये फ्रेश न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ ये प्लैंक्टन्स वगैरह ऊपर शिफ्ट होंगे, तो जहाँ जहाँ खाना पहुँचेगा, यानी जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है जहाँ जहाँ ऊपर की तरफ ये पहुँचेंगे, तो जो ये फिशेस वगैरह हैं, जो मछलियाँ हैं, वो भी फिर कहाँ पहुँचेंगी, उस खाने के चक्कर में वहाँ पहुँचेंगी पेरू और इक्वेडोर के आसपास के इलाके में, क्योंकि वहाँ पानी ठंडा पानी ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मछलियाँ भी उस फ्रेश न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में वहाँ पहुँचेंगी। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पेरू और इक्वेडोर के आसपास जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर लोगों का जो धंधा है फिशिंग को लेके वो अच्छे से चमका हुआ है। ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि भाई ठंडा पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रेड विंड्स के साथ पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया, गर्म पानी। अब भाई लोग, जहां गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हुआ है तो गर्म पानी के कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो भी गर्म होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो हवा है इस गर्म पानी की लेयर की वजह से गर्म होती है, और यहाँ पर फिर एवेपोरेशन होता है। तो मॉइस्चर जो है वो हवा के साथ राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है इस तरह, और ऊपर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से बादल बन जाते हैं। और फिर बादल बनने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। तो आप देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक तो गर्म पानी की लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे मॉइस्चर राइज कर गया इवेपोरेशन के थ्रू, कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, और उसके बाद रेनफॉल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल इलाके में या यहाँ पे जो आइलैंड्स है यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश होती है। और दूसरी तरफ पेरू और इक्वेडोर वाला जो कोस्टल एरिया है वहां पर ठंडा पानी अपवेलिंग जोन बनाते हुए ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि गर्म पानी तो डिस्प्लेस हो गया। और जहां जहां ठंडा पानी ऊपर शिफ्ट हो रहा है वहां जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है, जो प्लैंक्टन्स वगैरह है, वो भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जहां जहां फूड जा रहा है वहां वहां ये फिशेस वगैरह भी पहुंचती हैं। तो इस वजह से यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पेरू और इक्वेडोर के कोस्टल इलाकों में। तो ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब एल निनो जो है भाई लोग, वो बिल्कुल उल्टा है, इसका नॉर्मल कंडीशंस का बिल्कुल उल्टा है। मैंने अभी आपको बताया था कि एल निनो बेसिकली दिसंबर के महीने में पैसिफिक ओशन में आता है और हर 2 से 7 साल के अंदर एक बार आता है। तो एक अनयूजुअल क्लाइमेटिक पैटर्न है। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि जो ट्रेड विंड्स हैं जो इस तरह से चल रही होती हैं इक्वेटर के पास, वो यहाँ पे वीक हो जाती हैं। अब अगर ये वीक हो गई तो ये क्या करेंगी, ये पेरू और इक्वेडोर के आसपास का जो गर्म पानी की लेयर थी उसको यहाँ पे नहीं ले जा पाएंगी, उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा, जो ऑलरेडी शिफ्टेड गर्म पानी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो अब वापस से लौटने लगता है पेरू और इक्वेडोर की तरफ। जो पहले से शिफ्टेड पानी है गर्म पानी की लेयर, वो ट्रेड विंड्स के वीक होने की वजह से वापस शिफ्ट होने लगता है पेरू और इक्वेडोर की तरफ।
अब आप खुद सोचिए कि जब गर्म पानी वापस लौटेगा पेरू और इक्वेडोर की तरफ, तो यहां पर जो फिशिंग इंडस्ट्री उसका क्या होगा, क्योंकि गर्म पानी में तो प्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अब जब गर्म पानी यहां पे शिफ्ट होगा तो अपवेलिंग जोन यहां पे कहीं क्रिएट होगा, तो जो भी फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है वो यहां पे ऊपर की तरफ लौटेंगे, तो फिशेस भी इस तरफ आ जाएंगी। तो भैया पेरू और इक्वेडोर में जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो तो एल निनो के टाइम पे ध्वस्त हो गई भाई, वो तो धंधा चौपट हो गया। और जो ये गर्म पानी वापस शिफ्ट हो रहा है पेरू और इक्वेडोर के पास, यहां पे अब हवा जो है वो गर्म होने लग गई, यहां पर इवेपोरेशन होगा और अब क्लाउड्स बनेंगे पेरू और इक्वेडोर के आसपास। और यहां पे जो ये क्लाउड्स बनेंगे उससे फिर यहां पे जबरदस्त बारिश होगी और जिसकी वजह से यहां पर फ्लड्स आती हैं। तो एल निनो की वजह से यहां पर जबरदस्त फ्लड्स आती हैं पेरू और इक्वेडोर में। नॉर्मल कंडीशंस में वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं बारिश, और जो फ्लड्स है वो ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, पर एल निनो की वजह से पेरू और इक्वेडोर में बारिश होती है और ऊपर से फिशिंग इंडस्ट्री भी इनकी यहां पे जो धंधा है उसका वो चौपट हो जाता है। तो ये एल निनो की वजह से यहां पे जबरदस्त बारिश होती है। अब यहां पे आप देखो, एल निनो की वजह से हमारे इंडियन मॉनसून पे भी असर पड़ता है। वो कैसे? मैंने आपको बताया कि एल निनो के दौरान जो गर्म पानी की लेयर है वो शिफ्ट होती है इक्वेडोर या पेरू की तरफ, है ना जी। नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ थी, अभी ये चली गई पेरू या इक्वेडोर की तरफ, यानी गर्म पानी की लेयर यहां पर है, बादल यहां बनेंगे, बारिश यहां होगी। तो यानी यहां पर ये जो पूरा एरिया है यहां पर गर्म पानी की लेयर है, हवा गर्म हो रही है, तो बेसिकली कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। पेरू इक्वेडोर के आसपास लो प्रेशर बन गया। और अपने इंडिया में भी जून के महीने में लो प्रेशर का एरिया होता है, मेडागास्कर में हाई प्रेशर है। अब आप देखिए मॉनसून का जो आने का पैटर्न है वो है मेडागास्कर की तरफ से हमारे इंडियन लो प्रेशर की तरफ। जो मॉनसून के आने का पैटर्न है वो है मेडागास्कर के हाई प्रेशर से इंडियन लो प्रेशर की तरफ। पर एक लो प्रेशर जो दिसंबर से शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक 6-7 महीने के लिए यहां पर भी बना हुआ है अपने पेरू और इक्वेडोर के पास। और ये लो प्रेशर जो है, पेरू और इक्वेडोर का जो लो प्रेशर है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हमारा लो प्रेशर जो है अब वो कंपैरेटिवली वीक फील होता है। तो अब ये जो मेडागास्कर की जो विंड्स हैं, अब ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। अब या तो वो इंडिया वाले लो प्रेशर की तरफ मूव करें, या फिर वो जो इधर लो प्रेशर है पेरू इक्वेडोर उसकी तरफ मूव करें। पर मैंने अभी आपको बताया कि लो प्रेशर स्ट्रॉन्गर कहाँ का है? इक्वेडोर पेरू का। तो हाई प्रेशर की जो विंड्स हैं, हाई प्रेशर वाले इलाके से जो विंड्स हैं, दे मूव फ्रॉम मेडागास्कर टू पेरू एंड इक्वेडोर। हमारे इंडिया की तरफ नहीं आ रही है वो विंड्स। ये जो मेडागास्कर वाली विंड्स हैं वो पेरू और इक्वेडोर की तरफ जा रही है, हमारी तरफ नहीं आ रही। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमारा तो मॉनसून ही नहीं आया ना। फिर जब विंड्स पेरू की तरफ चली गई तो जून के महीने में तो यहां हमारे पास तो आई नहीं है, इसका मतलब हमारे यहां मॉनसून नहीं आता। तो याद रखिए जब एल निनो आएगा 2 से 7 साल में कभी भी, तो भैया पेरू और इक्वेडोर में तो बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में यहां पे सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो बारिश होगी नहीं, सारी बारिश तो अब इक्वेडोर पेरू के आसपास हो रही है। इंडिया में जो मानसून आना चाहिए था वो भी अब यहां पे नहीं आ रहा, तो यहां पे भी ड्रॉट की कंडीशंस। तो इंडिया में ड्रॉट की कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट की कंडीशंस, बारिश सारी कहां हो रही है? पेरू और इक्वेडोर में। तो ये एल निनो का इम्पैक्ट है। तो अभी हम लोगों ने यहां पे देखा कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब हम क्वेश्चन पर लौटते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द एल निनो इफेक्ट। तो भाई लोग ध्यान से देखिए, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये तो रिजल्टेंट है भाई। एल निनो ने पूरे के पूरे इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस के अगेंस्ट जा रही है ना सारी की सारी सिचुएशन। नॉर्मल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एल निनो ने सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ये रिजल्टेंट है। आप देखोगे इरेगुलरिटीज इन दी इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। भाई इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर में इरेगुलरिटीज हो रही है कि नहीं? जब नॉर्मल कंडीशंस थी तो इवेपोरेशन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, यहां बादल बन रहे थे और उसके बाद यहां पर बारिश हो रही थी, ठीक है। अब एल निनो की वजह से इवेपोरेशन कहां हो रहा है? पेरू और इक्वेडोर के ऊपर।
और वहां पर फिर बादल बन रहे हैं और वहां पर बारिश हो रही है। तो इरेगुलरिटीज इन इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर हो रहा है, ये भी रिजल्टेंट है। फिर डी है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। भैया एल नीनो की वजह से क्या हुआ कि पेरू और इक्वेडोर के कोस्ट पर जो गर्म वाटर की जो वार्म वाटर की जो लेयर है वो वहां पे पहुंच गई, उसकी वजह से फिर वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। तो भैया गर्म पानी की वजह से वहां पर प्लैंक्टन्स कहां पर हैं, इसको ऐसे समझिए, जब एलिनो में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ शिफ्ट हुआ तो भैया ठंडा पानी तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चला गया, और वो ठंडा पानी फिर कहीं और दूसरी जगह अपवेलिंग जोन बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कहीं अपवेलिंग जोन बना रहा है, वहां पर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, फिर वहीं पर मछलियां भी पहुंचेंगी। यहां से तो प्लैंक्टन्स हट गए ना, और जब प्लैंक्टन्स हट गए यहां से गर्म पानी की वजह से, तो फिशेस भी हट गई, फिशिंग इंडस्ट्री भी यहां पे तबाह हो गई। तो रिडक्शन हुआ है इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। तो भैया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों रिजल्टेंट्स हैं एल नीनो इफेक्ट के। पर फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये हमने पूरे एल नीनो में कहीं नहीं पढ़ा, मतलब ये रिजल्टेंट नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। दिस ऑप्शन बी इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो इफेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था एल नीनो का। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इन एग्जाम्स की तैयारी करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।